डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। पुनः स्वागत है गुरु कृपा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के विषय में। आरटीई अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तराखंड प्रवक्ता की दृष्टि से। उत्तराखंड प्रवक्ता में पहले प्रश्न पत्र में ये सिलेबस लगा हुआ है, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए इस पे हम आज बात करेंगे। शिक्षा का अधिकार अगर बात की जाए तो 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां अर्थात 86वां संशोधन किया गया और इसके अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन से संशोधन के द्वारा कौन से अनुच्छेद में शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है? तो 86 संशोधन में 21A के अनुच्छेद आर्टिकल 21A के तहत इसको क्या बना दिया गया है? शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। आगे देखिए, इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक युगांतकारी कदम उठाते हुए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आरटीई एक्ट। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? निःशुल्क अर्थात फ्री में एजुकेशन देना, अनिवार्य अर्थात कंपल्सरी एजुकेशन देना। और इसके लिए क्या रखा गया मापदंड, ये भी हम समझते हैं। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ावा देना तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के नए अवसर सृजित करना है। इसके अलावा देखिए, इसके तहत 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया। यह अपने आप में महत्वपूर्ण था कि हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा उसका क्या हो, हक हो, उसका अधिकार हो। ये इस एक्ट का मुख्य लक्ष्य भी था। आगे देखिए, 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो चुका है। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से लेकर के 14 आयु वर्ग के प्रत्येक बालक को उसके आवास के निकट उपयुक्त कक्षा में 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा की जाएगी या शिक्षा दी जाएगी। संविधान के 86वां जो संशोधन हुआ, 86वां जो संशोधन हुआ के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। और अब 2009 में 1 अप्रैल मतलब आरंभ तो ये 2009 से हुआ और 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू कर दिया गया, से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लागू कर दिया गया है। इसका निहितार्थ है कि प्रत्येक बालक बालिका 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु में विद्यालय जाए, यह हमारा कर्तव्य है तथा इसकी पूर्ति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार देश भर में 3878 शहरी केंद्र, ये देखिए 3878 शहरी केंद्र या इलाके हैं जिनकी अनुमानित जनसंख्या 19.5 करोड़ है। इसमें कुल विद्यालयों की संख्या 74,546 है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। इसका अर्थ यह हुआ कि 2500 की जनसंख्या पर मात्र एक प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है। इससे आगे आपको विदित होना चाहिए कि 5 से
14 वर्ष की आयु के 12 लाख भारतीय बच्चे ऐसे हैं जो निर्माण एवं उत्पाद वाले उद्योग जैसे जो खतरनाक उद्योग या व्यवसाय थे उसमें कार्यरत हैं। तो इनको तो शिक्षा मिल ही नहीं रही है। जो उन्होंने बनाया था कि 2000 बच्चों पर या 4000 बच्चों पर एक स्कूल होना चाहिए, उस पर भी ये खरा नहीं उतर पाए। अर्थात यहाँ 2500 बच्चों पर क्या हो रहा है, एक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय प्राप्त हो रहा है। और इसमें भी 12 लाख जो बच्चे हैं 5 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के, उनको तो एजुकेशन मिल ही नहीं पा रही, क्योंकि वह निर्माण और उत्पादन के कार्य जैसे खतरनाक जो कार्य हैं, व्यवसाय हैं, उनमें लगे हुए हैं, उनमें संलग्न हैं। चलिए देखते हैं, इसको और समझते हैं। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009, कभी भी पूछे आपको आरटीई के विषय में पूछे तो 2009, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 अप्रैल 2010 से यह लागू हुआ, लेकिन ये आरंभ कब हुआ, तो यह 2009 में। राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता, अब जैसे 2020 में नई शिक्षा नीति आई 19-20 में, अभी 20 में वो लागू नहीं हुई है, तो 21 में लागू होगी। कोई भी जो अधिनियम या एक्ट आता है, या ये माने कि जो शिक्षा नीति आती है, उसको भी 1 आध साल लगता है। अलग अलग स्टेजों से बात करनी पड़ती है कि आपके स्टेट की स्थिति क्या है, सब चीज़ों का ध्यान रख करके उसे लागू धीरे धीरे कर दिया जाता है। राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण जो है प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। कौन? आरटी एक्ट। यह अधिनियम मूलतः वर्ष 2005 के शिक्षा के अधिकार विधेयक का संशोधित रूप है। हाँ, इसको कह सकते हैं उसका संशोधित रूप, लेकिन इसका गठन तो 2009 में ही हुआ था। वर्ष 2002 में संविधान के जो 86वां संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ। आरंभ हुआ 4 अगस्त, अर्थात 4 अगस्त को क्या किया गया, इसको पारित किया गया। और लेकिन ये 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया, यथा स्थिति, जैसी जहाँ की स्थिति थी उसके अनुसार। चलिए इसके जाते हैं, कुछ महत्व को समझते हैं कि किस प्रकार से यह महत्वपूर्ण है। इस अधिकार की खामियां कम हैं, खूबियां ज़्यादा हैं, क्योंकि ये एजुकेशन को के ऊपर डेडिकेट था। इसकी महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष आयु के अनुसार अधिक सजाती है। इसके अलावा देखिए, इसमें 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा देने पर जोर दिया गया। इससे इस आयु वर्ग के बच्चों का जो भविष्य होगा वो उज्जवल होगा, ऐसा इनका कहना था। किसी प्रजातांत्रिक देश में शिक्षित नागरिकों का बड़ा महत्व होता है। शिक्षा के द्वारा आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हर स्तर पर जनशक्ति का विकास होता है। शिक्षा के आधार पर ही अनुसंधान और विकास को बल मिलता है। इस तरह शिक्षा वर्तमान ही नहीं, भविष्य के निर्माण का भी अनुपम साधन है। इन सब दृष्टियों से शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का महत्व स्पष्ट हो जाता है। शिक्षा ही मनुष्य को विश्व एवं अन्य प्राणियों से अलग कर उसे श्रेष्ठ एवं सामाजिक प्राणी के रूप में जो है जीवन जीने के काबिल बनाती है। इसके अभाव में न केवल समाज का बल्कि पूरे देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। शिक्षा के इन्हीं तत्वों को देखते हुए भारत सरकार ने सबसे पहले जो है सबके लिए शिक्षा को अनिवार्य करने के उद्देश्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित करने का एक
प्रशंसनीय कार्य किया। इस कड़ी में सर्व शिक्षा अभियान का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का अगर सहयोग प्राप्त नहीं होता तो ये निसंदेह ही जो है इतना सक्सेस नहीं हो पाता। निसंदेह अधिक लाभप्रद सिद्ध हुआ एसएसए के द्वारा, सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा। इस अधिनियम का सर्वाधिक लाभ श्रमिकों के बच्चे, बाल मजदूर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या फिर ऐसे बच्चों को मिलेगा जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई अथवा अन्य कारणों से शिक्षा से वंचित रह जाते थे। इस अधिनियम के लागू होने के बाद यह आशा की जा सकती है कि विद्यालय छोड़ने वाले तथा पहले विद्यालय न जाने वाले बच्चों को अब प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि इससे यह आशंका की जा सकती है कि जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी। नियम कानून क्या थे इसके, यह समझते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के द्वारा सरकार को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक बच्चे को उसके क्षेत्र में 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर के अंदर माध्यमिक शिक्षालय की सुविधा प्रदान की जाए। विद्यालय हेतु सरकार का जो बजट का निर्माण करे और उसे प्रभावी ढंग से लागू करे। निर्धारित दूरी पर विद्यालय न होने पर सरकार छात्रावास या वाहन की सुविधा भी प्रदान करे। ये एक मतलब अच्छा था बच्चों के लिए। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी बच्चे को मानसिक यातना या शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता था। आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसके बाद ही हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले एजुकेशन थी जो करिकुलम और शिक्षक के अंतर्गत रहती थी, बालक केवल अनुकरण करता था। अब बालक सब कुछ है, अध्यापक केवल और केवल क्या है, मार्गदर्शक है। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, क्वेश्चन इसी तरफ से बनते हैं, तो ये आपको अवश्य में ध्यान रखना है। इसके प्रावधान के अंतर्गत कोई भी सरकारी शिक्षक शिक्षिका निजी शिक्षण या निजी शिक्षण गतिविधि में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। ये देखिए, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि ये निजी क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न नहीं हो सकते हैं जो भी शिक्षक गवर्नमेंट में कार्य कर रहे हैं। विद्यालय में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य है। ये इनका क्या थे, इनके सुझाव थे और उन्होंने इस पे काम भी किया। इस अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय में शिक्षक और छात्रों का अनुपात 1:30 अर्थात एक अध्यापक में 30 छात्र होने चाहिए, जो आज भी लागू नहीं हुआ है। 60-60, 70 बच्चे हम लोग पढ़ा रहे हैं अभी भी सरकारी विद्यालयों में। तो यह आप मान सकते हैं कि ये खाली कहने वाली बातें होती हैं, लेकिन यह है कि हाँ, आपको पता होना चाहिए कि इस अधिनियम के में इस आरटी एक्ट में क्या क्या लिखा है। इसमें प्रधानाचार्य के लिए अलग कमरा होने का प्रावधान है। ये तो लगभग सब विद्यालय में है, दिल्ली जैसे विद्यालयों में। बच्चे को कक्षा 8 तक फेल नहीं किया जा सकता है, जो नो डिटेंशन पॉलिसी है, इसी के तहत बच्चे को 8वीं तक फेल नहीं किया जा सकता है। दिल्ली में भी ऐसी है, कुछ राज्यों में इस प्रकार का प्रावधान है। नो डिटेंशन पॉलिसी को लेके आने वाले कपिल सिब्बल ही हैं, तो ये मान के चलिए। शिक्षा पूरा करने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से निकाला नहीं जा सकता है, मतलब आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को आवश्यक डॉक्यूमेंट की वजह से आवश्यक डॉक्यूमेंट की वजह से विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है। उसको आप देंगे, चाहे वो फिर बाद में व्यवस्था करके आपको डॉक्यूमेंट दे दे। प्रवेश के लिए किसी भी बच्चे को प्रवेश परीक्षा देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। जो विशेष विद्यालय है उनको छोड़ करके अन्य विद्यालयों में आप एकदम फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आपको कोई प्रवेश परीक्षा देनी होगी। जो राइट टू एजुकेशन के तहत कहा ही ये गया है कि निःशुल्क और सबको समान रूप से शिक्षा दी जाए। इस अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित किसी भी शिकायत के निवारण के लिए ग्राम स्तर पर पंचायत, कलेक्टर स्तर पर कलेक्टर संस्थान केंद्र, CRC, तहसील स्तर पर तहसील पंचायत, जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति करने की व्यवस्था की गई। ये ही जितनी भी शिकायतें होती थी उन शिकायतों को सुनते भी थे। जिस स्तर की जो बात होगी उस स्तर पर लोग उस पर क्या करेंगे, सुधार करेंगे। ये इनका काम भी है, देखा जाए तो इनका ये काम होगा। चलिए
बात करते हैं आरटीई के विस्तार के क्या लाभ हुए वो भी जानते हैं। 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के इससे जो है समावेशन में, उन्हें श्रम बल में शामिल होने के लिए आवश्यक परिष्कृत शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि जिन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन ले लिया है वो आगे की भी शिक्षा कंटिन्यू लगभग करते हैं, तो इसीलिए ये आगे के लिए भी तैयार कर रहा है। यह उन बच्चों के सशक्तिकरण में सहायक होगा जिसका अब तक कहीं भी नामांकन नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें सबको एडमिशन देने का, बिना डॉक्यूमेंट के भी एडमिशन देने का प्रावधान था। जनसांख्यिकी लाभांश की सार्थकता के लिए इन सभी युवकों को कौशल और रोजगार आधारित शिक्षा जो है उपलब्ध कराना आवश्यक है। सब बच्चों को स्कूल, कॉलेज या प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत लाकर इनकी कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब उनका कहना था कि ये सब कुछ इनको प्राप्त हो। नामांकन के में प्रगति के लिए लर्निंग आउटकम पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उच्च नामांकन का मतलब सदैव उच्च उपस्थिति नहीं होता। यही कारण है कि माध्यमिक स्तर के बच्चों की एक बड़ी संख्या को जूनियर कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ को पढ़ाने में मुश्किल हुए और वे मानचित्र पर अपने स्वयं के राज्य की पहचान तक नहीं कर पाए, यह इन्होंने देखा। चलिए प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारा यह काम अच्छा लगा तो ज़रूर और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।